नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चीन की जनसांख्यिकीय समस्या पर। फिर हम बात करेंगे बाल श्रम और कोविड-19 तथा 2020-21 वित्तीय वर्ष में एफडीआई प्रभाव पर। तत्पश्चात हम देखेंगे ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल आधार पर हुई बैठक को, और उसके बाद हम आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के चर्चा में आने संबंधित आलेख को देखेंगे। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 और 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 और 3 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था से है। इसे आप कुछ अर्थों तक सामाजिक मुद्दों से भी जोड़कर देख सकते हैं, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 से है। यह संदर्भित है चीन की जनसांख्यिकीय समस्या से। हाल ही में चीन की जनगणना के संदर्भ में नवीन आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें यह देखा गया है कि किस प्रकार से चीन की जनसंख्या में 1950 के दशक के बाद से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट देखी गई है। और इसी की पृष्ठभूमि में हाल ही में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा यह घोषणा की गई कि अब वह प्रति विवाहित जोड़े में 3 बच्चों की अनुमति देने जा रहे हैं। 3 बच्चों की यह नीति 5 साल बाद आई है, क्योंकि चीन द्वारा 2016 में 2 बच्चा नीति को घोषणा किया गया था और उसके माध्यम से उसने 1 बच्चे की नीति, जिसे 1980 में तत्कालीन नेता डेंग शियाओपिंग द्वारा लागू किया गया था, उसमें 2016 में ढील दी गई थी। यानी चीन द्वारा 1980 से 2016 के काल में 1 बच्चे की नीति को अपनाया गया। 2016 से 2021 के काल में उसके द्वारा 2 बच्चे की नीति को अपनाया गया और अब उसने 3 बच्चे की नीति को घोषित कर दिया है। चीन की यह 1 बच्चा की नीति अथवा 2 बच्चे की नीति या 3 बच्चे की नीति कितनी कारगर रहने वाली है, इस पर लगातार बहस होती रही है, क्योंकि भारत में भी चीन के ही समकक्ष 1 बच्चा नीति अथवा 2 बच्चा नीति को लागू किए जाने के संदर्भ में लगातार वाद विवाद देखा जाता रहा है। तो चीन की बच्चा नीति के परिणामों को भारत में भी लागू किए जाने के संदर्भ में हमें चीन की 1 बच्चे की नीति की कारगरता के संदर्भ में अध्ययन किया जाना आवश्यक हो जाता है। चीन ने 1980 में अपनी 1 बच्चे की नीति को शुरू किया था, जब कम्युनिस्ट पार्टी को इस बात की चिंता हुई कि देश की बढ़ती जनसंख्या, जो उस समय 1 अरब के करीब पहुंच गई थी, वह आर्थिक प्रगति को बाधित कर सकती है। इसी के लिए जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक विकास में बाधक के दृष्टिकोण से देखा गया और 1 बच्चे की नीति को 1980 में अपना लिया गया। इस नीति को अपनाए जाने के संदर्भ में बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ कार्य किया गया। हालांकि इसे शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया गया और इसके तहत अनेक प्रकार के माध्यम भी अपनाए गए। इन माध्यमों में परिवारों को 1 बच्चा पैदा करने के लिए वित्तीय रूप से प्रोत्साहित किया गया, साथ ही साथ गर्भ निरोधकों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराया गया और नीति का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रतिबंध भी लगाए गए। चीनी अधिकारियों को इसके संदर्भ में प्रारंभिक सफलता भी हासिल हुई, जिसके तहत चीनी अधिकारियों ने इसके संदर्भ में यह दावा किया कि उनके द्वारा 1980 के पश्चात लागू की इस नीति के माध्यम से चीन में लगभग 40 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोका जा सका है, जो यदि पैदा हो जाते तो देश को गंभीर भोजन और पानी की समस्या पैदा कर सकते थे। हालांकि हाल के वर्षों में इस 1 बच्चे की नीति की अनेक आधारों पर आलोचना भी की गई है, जो भारत के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हमें समझना होगा कि चीन में कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था है, जिसके तहत नागरिकों की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके बावजूद 1980 के बाद से जो 1 बच्चे की नीति अपनाई गई, वह काफी हद तक चीनी जनता में असंतोष को बढ़ाने वाली साबित हुई,
क्योंकि राज्य के द्वारा जबरन, गर्भपात और नसबंदी जैसी क्रूर रणनीतियों का इस्तेमाल किया गया और इनकी आलोचना मानवाधिकार के उल्लंघन आदि के आधार पर की गई। विशेष रूप से गरीब चीनियों के साथ इसे अन्याय के रूप में देखा गया, क्योंकि अमीर लोग यदि एक बच्चा नीति का उल्लंघन करते थे तो वह आर्थिक प्रतिबंधों का भुगतान कर सकते थे, किंतु गरीब चीनियों के पास यह विकल्प नहीं था, जिससे इस नीति का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब चीनी जनता पर ही पड़ा। चीन के शासकों द्वारा एक बच्चा नीति को एक प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में भी देखा गया। इसके तहत चीन के शासकों पर यह आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा मुख्य रूप से चीन में मुस्लिम निर्जातीय अल्पसंख्यक, जिन्हें हम उइगरों के नाम से जानते हैं, उनकी जनसंख्या को नियंत्रित किए जाने के संदर्भ में इस एक बच्चा नीति को जबरन लागू किया गया था। भारत के ही समान चीन में भी बच्चों के लिंग को लेकर काफी संवेदनशीलता देखी जाती है, जिसके तहत एक बच्चा नीति के चलते जन्म दर में तो गिरावट आई, किंतु यह लिंग अनुपात पुरुषों के ओर भी लगातार झुकता गया, जिसके चलते एक ओर तो चीन में विषम लिंगानुपात देखा गया, वहीं दूसरी ओर कन्या भ्रूण का भी बड़ी मात्रा में गर्भपात देखा गया और साथ ही साथ अनाथालयों में बच्चियों की संख्या भी बढ़ी। अनेक विशेषज्ञों द्वारा यह अनुमान भी लगाया गया है कि चीन की एक बच्चा नीति के चलते अन्य देशों की तुलना में चीन तेजी से बूढ़ा हो चला है और इससे देश की विकास क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि भारत की जनसंख्या के बारे में यह कहा जाता है कि उसकी जनसंख्या 2060 के बाद बूढ़ी होनी शुरू होगी, लेकिन चीन की जनसंख्या आने वाले सालों में ही बूढ़ी होना शुरू हो जाएगी, जो चीन के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। एक बच्चा नीति की इसी आलोचना के चलते 2016 में चीन के द्वारा एक बच्चे की नीति में ढील दिया गया और उसके स्थान पर दंपतियों को 2 बच्चे की नीति पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके तहत 2016 से चीनी सरकार ने प्रति जोड़े 2 बच्चों को जनसंख्या वृद्धि में तेजी से गिरावट को रोकने के लिए अनुमति दी। हालांकि अब तक के ये अनुभव बताते हैं कि इस प्रकार की नीति परिवर्तन का बहुत अधिक प्रभाव नहीं देखा गया है। जैसे कि चीन के 2020 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 2016 की छूट के बावजूद देश की जनसंख्या वृद्धि दर में अभी भी गिरावट जारी है और इसके संदर्भ में 2020 का ये आंकड़ा बताता है कि किस प्रकार से 2020 में चीन में 1.2 करोड़ बच्चे पैदा हुए, जबकि 2019 में इससे अधिक 1.465 करोड़ बच्चे पैदा हुए थे। यानी 2016 के बाद 2 बच्चे नीति को अपनाए जाने के बावजूद इसमें लगभग 18% की गिरावट देखी गई है और इसके चलते चीन की प्रजनन दर गिरकर 1.3 तक पहुंच गई है, जो वास्तव में 2.1 के प्रतिस्थापन दर के बराबर होनी चाहिए थी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2030 के बाद चीन की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि आने वाले 1-2 वर्षों से ही यह प्रारंभ हो सकता है और इसके चलते 2025 तक चीन भारत के हाथों अपना सबसे अधिक आबादी वाला टैग खो देगा, जो भारत के लिए एक उपलब्धि हो सकती है। चीन की एक बच्चा नीति और 2 बच्चा नीति की इन असफलताओं के चलते विशेषज्ञों का ये अनुमान है कि चीन द्वारा 3 बच्चों की नीति अपनाए जाने के बावजूद उसकी सफलता के बारे में बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल प्रजनन अधिकारों पर ढील दिए जाने से अवांछित जनसांख्यिकीय बदलाव को टालने में बहुत ज्यादा मदद प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान में प्रजनन अधिकारों के साथ विविध प्रकार के अन्य कारक भी काम कर रहे हैं। जैसे कि कम बच्चों के जन्म के पीछे प्रमुख कारक आर्थिक कारक है, जिसमें जीवन यापन की बढ़ती लागत शामिल है, शिक्षा और वृद्ध माता पिता का समर्थन शामिल है। साथ ही साथ चीन में काम करने के संदर्भ में लंबे घंटों की व्यापक संस्कृति भी देखी जाती है, जिसके चलते समस्या और भी ज्यादा जटिल हो जाती है।
इसके संदर्भ में सांस्कृतिक बदलावों को भी हमें ध्यान में रखना होगा, जिसमें 1980 के दौर से ही जिस प्रकार से बच्चा पैदा करने के संदर्भ में विविध प्रकार के जो प्रतिबंध दंपतियों को झेलने पड़े हैं, अब वह इन दशकों के दौरान अपनी बच्चा नीति के संदर्भ में बदलावों को लेकर आए हैं और इसके संदर्भ में कई जोड़ों का अब यह मानना है कि एक बच्चा ही पर्याप्त है और उनके द्वारा अब अधिक बच्चे पैदा करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। चीन की इस प्रकार की एक बच्चा नीति, दो बच्चा नीति और तीन बच्चा नीति की आलोचनाओं को हमें भारत के संदर्भ में भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस प्रकार की नीतियों को भारत में भी अपनाए जाने की बात कही जाती रही है। लेकिन इस प्रकार की नीतियां अनेक कारणों के चलते भारत के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। यह अनुमान लगाए जाते हैं कि अगर भारत में इस प्रकार की नीति को अपनाया जाएगा तो इस प्रकार की नीति के निहितार्थ निश्चित रूप से चीन की तुलना में ज़्यादा विनाशकारी हो सकते हैं, क्योंकि चीन की तुलना में भारत में जीवन प्रत्याशा, बाल मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर जैसे बुनियादी विकास संकेतक चीन की तुलना में काफी पीछे हैं। भारत में बच्चों को पैदा किए जाने के संदर्भ में अनेक सांस्कृतिक प्रथाएं भी विद्यमान हैं, जिसमें एक पुरुष बच्चे की प्राथमिकता के साथ ही भारत में विकास में क्षेत्रीय विषमताएं हैं और वर्तमान परिवेश में हम अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णुता को भी बढ़ता देख रहे हैं। साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि भारत का समाज पारंपरिक रूप से एक पितृसत्तात्मक समाज है, जिसमें एक अथवा दो बच्चा नीति का अंतिम रूप से प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ेगा और इसके संदर्भ में अंतिम रूप से परिवार के आकार को सीमित करने का भार महिला पर आएगा, जिसके तहत पुरुष नसबंदी की तुलना में हम महिला नसबंदी को बढ़ावा देख सकते हैं। इसके तहत हमें कुछ और भी बातों को ध्यान में रखना होगा, जिसके तहत आलोचकों का यह तर्क है कि भारत में इस प्रकार की नीति को अपनाए जाने की तुलना में देश को समृद्धता की ओर ले जाए जाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे देश समृद्ध और अधिक शिक्षित होगा, भारत की जनसंख्या वृद्धि अपने आप ही स्वाभाविक रूप से धीमी होती जाएगी। यदि हम जन्म दर में इस प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे तो भारत भविष्य में एक नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि का सामना कर सकता है, जो वर्तमान में विकसित देशों को इसका सामना करना पड़ रहा है। जब हम बात करते हैं नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर की, तो यह एक ऐसी जनसंख्या वृद्धि दर होती है जिसमें समाज में वृद्धों की संख्या बढ़ती जाती है और इसकी तुलना में कार्यशील जनसंख्या की संख्या कम होती जाती है। इसके चलते सामाजिक सेवाओं को प्राप्त करने वाले वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ेगी और ऐसे युवाओं की संख्या कम होगी जो इन सामाजिक सेवाओं के लिए भुगतान कर सकते हैं और इसके चलते कार्यशील जनसंख्या कम होगी और उस पर निर्भर जनसंख्या की वृद्धि देखी जाएगी। हमें यह भी समझना होगा कि यदि हम एक अथवा दो बच्चे के संदर्भ में कानूनी प्रतिबंधों को लागू करेंगे तो इसके चलते देश में लिंग चयनात्मक गर्भपात भी बढ़ सकता है। यही कारण है कि यह निष्कर्ष दिया जाता है कि भारत को एक बच्चा अथवा दो बच्चे की नीति को जबरन लागू करने के बजाय भारत में खाद्य सुरक्षा, आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों और सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा और यदि हम इस प्रकार की बुनियादी जरूरत और सेवाओं की उपेक्षा करके केवल परिवार के आकार को सीमित करने पर बल देंगे तो यह अपने आप में बिल्कुल भी सही विकल्प नहीं हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। यह केंद्रित है बाल श्रम और कोविड-19 से। 2020 और 2021 का साल ऐसे साल रहे हैं जिसमें कोविड-19 का प्रभाव अर्थव्यवस्था के साथ ही अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा है। निश्चित ही इसका प्रभाव बाल श्रम पर भी पड़ने वाला है। बाल श्रम की समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और आंकड़ों के अनुसार 21वीं शताब्दी में भी लगभग 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम में संलग्न हैं, जिसमें 73 मिलियन तो खतरनाक गतिविधियों में कार्य कर रहे हैं। भारत में भी बाल श्रम की स्थिति को भारत सरकार के नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जाना जा सकता है।
है, जिसके तहत भारत में 6 से 13 आयु वर्ग में लगभग 95% बच्चे शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला लेते हैं, किंतु जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वह आउट ऑफ स्कूल होते जाते हैं और 14 से 17 आयु वर्ग में तो यह संख्या घटकर 79.6% ही रह जाती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 15 से 14 आयु वर्ग में लगभग 10.1 मिलियन बच्चे कार्यरत हैं, जिसमें 8.1 मिलियन बच्चे कृषि जोतदार और कृषि मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं और यूनेस्को के अनुसार भी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 38.1 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल यानी स्कूल से बाहर हैं, जो 6 से 13 आयु वर्ग के कुल बच्चों का लगभग 18.3% है। उल्लेखनीय है कि यह स्थिति कोरोना वायरस की महामारी के पहले से ही विद्यमान थी और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस के चलते इस पर और भी ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभाव पड़ेगा, जिससे न केवल बच्चों के सीखने के तरीके के साथ उनके भविष्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आगे चलकर इससे गरीबी का भी भारत में प्रसार देखा जा सकता है। आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के काल में भारत में बाल श्रम में कमी देखी गई है, जिसमें अनेक सरकारी प्रयास महत्वपूर्ण हैं। इसमें आप मनरेगा 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, मध्याह्न भोजन योजना आदि को शामिल कर सकते हैं और साथ ही साथ सरकार द्वारा सभी सरकारी योजनाओं के संदर्भ में एक प्रकार के कन्वर्जेंस यानी आपसी जुड़ाव पर बल दिया गया है, जिसके माध्यम से भारत द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम प्रोजेक्ट को काफ़ी बेहतर ढंग से चला पाने में सफलता प्राप्त हुई है। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के कन्वेंशन 138 और 182 को भी 2017 में लागू किया गया था और मुख्य रूप से इसके माध्यम से भारत सरकार ने खतरनाक उद्योगों में कार्यरत बच्चों को उससे बाहर निकालने के लिए कार्य किया था। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा पेंसिल पोर्टल के माध्यम से बाल श्रम के आंकड़ों को सामने लाने के संदर्भ में कार्य किया जाता है और इसमें सभी विभाग मिलकर कार्यवाही करते हैं। हालांकि जिस तरीके से कोरोना वायरस की भयावहता देखी जा रही है, उसमें बाल श्रम पर भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें असंगठित क्षेत्र पर कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयासों को करना होगा और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों और प्रवासी मजदूरों पर कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए कार्य करना होगा। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि में शिक्षा ऑनलाइन हुई है, किंतु इससे डिजिटल डिवाइड भी बढ़ा है, जिसे कम किए जाने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि सभी प्रकार के हितधारक साथ मिलकर कार्य करें, जिसमें सरकार, नियोजक, श्रम संगठन, सामुदायिक संगठन के साथ ही बाल श्रम से संबंधित परिवारों को भी विश्वास में लेकर कार्य करने की आवश्यकता है और यदि हम ऐसा कर पाने में सफल हुए तभी हम 2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त कर पाने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे और इसके माध्यम से सतत विकास लक्ष्य 8.7 को भी प्राप्त कर पाना संभव होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। यह आलेख केंद्रित है भारत में वित्तीय वर्ष 2020-21 में एफडीआई प्रवाह पर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत में 2020-21 वित्तीय वर्ष में कुल एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह लगभग 81.72 बिलियन डॉलर देखा गया है, जो 2019-20 के 74.39 बिलियन डॉलर की तुलना में 10% अधिक है। यदि हम शीर्ष निवेशकों की स्थिति को देखें तो इस प्रकार के निवेश में सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई प्रवाह को देखा गया, जो कुल 29% है। फिर उसके बाद अमेरिका ने एफडीआईज में योगदान किया है, जो 23% है और फिर इसमें मॉरिशस का स्थान है। हमें एफडीआई प्राप्त करने के संदर्भ में शीर्ष क्षेत्रों को भी ध्यान में रखना होगा, जिसमें
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह का लगभग 44% हिस्सा देखा गया और विनिर्माण गतिविधियों में यह हिस्सा 13%, जबकि सेवा क्षेत्र में यह 8% है। भारत सरकार के अनुसार हाल के वर्षों में जिस तरीके के नीतिगत सुधार, निवेश सुविधा संबंधी सुधार और अवसंरचना परियोजना पाइपलाइन के माध्यम से अवसंरचना निवेश को बढ़ावा देने के जिस तरीके के प्रयास किए गए हैं, इस तरीके के नीतिगत कदमों से न केवल व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दिया गया है, साथ ही साथ इससे एफडीआई निवेश को भी बढ़ावा देने में सफलता मिली है। जब हम बात करते हैं विदेशी निवेश की, तो इसमें एफपीआई और एफडीआई महत्वपूर्ण होता है, जिसे हिंदी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जाना जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक देश में किसी फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यवसायों में किए गए निवेश को कहा जाता है, जिसके तहत एफडीआई में विदेशी निवेशक किसी कंपनी में काफ़ी हिस्सेदारी या शेयरधारिता को हासिल करता है और अपनी शेयरधारिता के आधार पर प्रबंधन में भी आंशिक या पूरी रूप से प्रभाव हासिल करता है। मुख्य रूप से एफडीआई के माध्यम से निवेशक के द्वारा सीधे कंपनी के भवन और मशीनरी में निवेश किया जाता है और इसे काफ़ी हद तक स्थायी भी माना जाता है। जब हम बात करते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की, तो इसके तहत किसी विदेशी कंपनी द्वारा शेयर, बॉन्ड आदि में निवेश करके शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। यदि हम बात करते हैं एफडीआई और एफपीआई के बीच अंतर की, तो एफडीआई का उद्देश्य कंपनी में निवेश के माध्यम से उसका नियंत्रण हासिल करना हो सकता है, जबकि एफपीआई का उद्देश्य मुख्य रूप से कंपनी को नियंत्रित किए बिना निवेशित इकाई के शेयर और बॉन्डों में निवेश करके लाभ प्राप्त करना होता है। शेयर बाजार की प्रमुख नियामक संस्था सेबी के नियमों के अनुसार यदि 10% से अधिक निवेश किया जाता है तो वर्तमान में उसे एफडीआई माना जाता है। किसी भी देश द्वारा एफडीआई और एफपीआई दोनों को ही आकर्षित किए जाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि एफडीआई और एफपीआई को प्राप्त करने वाले देश को इस प्रकार के निवेशित धन को चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है और इसको गैर ऋणकारी माना जाता है। हालांकि एफडीआई और एफपीआई में एफडीआई को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह ज़्यादा स्थिर और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता लेकर आता है। वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार में किए गए एफपीआई निवेश को अस्थिर माना जाता है, जिसमें लाभकारिता के आधार पर उसके शेयर बाजार से बाहर जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। इसी के चलते एफपीआई में किए गए निवेश को हॉट मनी के रूप में जाना जाता है। भारत में 2020-21 में एफडीआई में काफ़ी महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रयास देखे गए हैं। हालांकि इसमें कुछ ऐसी सीमाएं भी हैं जिसे हमें ध्यान रखना होगा। वर्तमान में एफडीआई कुछ प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों और स्थानों तक ही सीमित है, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में एफडीआई को देखते हैं और शहरी क्षेत्रों में भी बड़े शहरों में ही यह ज़्यादा सीमित है। इसमें राज्यों के आधार पर भी अंतर देखा जाता है, जिसमें एफडीआई मुख्य रूप से गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों में ही ज़्यादा अंतर प्रवाहित होती है। अविकसित उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में इसकी ज़्यादा स्थिति नहीं देखी जाती और पूर्वोत्तर जैसे राज्य भी इससे अछूते ही रह जाते हैं। भारत में 2020-21 में आईएफडीआई के संदर्भ में कुछ और भी सीमाएं देखी गई हैं, जिसमें यह देखा गया है कि इस प्रकार की एफडीआई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी समान रूप से वितरित नहीं हुई है, जिसमें कृषि क्षेत्र की तुलना में उद्योग और सेवा क्षेत्र में एफडीआई अधिक विस्तारित हुई है। जब हम एफडीआई को अलग अलग प्रकार के आंकड़ों में बांटते हैं तो इसमें यह देखा गया है कि भारत में आने वाले प्रत्यक्ष निवेश में लगभग 2.4% की गिरावट देखी गई है। हालांकि इसकी तुलना में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी शेयर बाजार में निवेश के माध्यम से किया गया विदेशी पोर्टफोलियो निवेश उसमें 2526 और 6801% तक की वृद्धि देखी गई है।
यदि हम इस एफडीआई को जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर देखें तो जीडीपी की तुलना में भारत में 2013 के बाद से यह जीडीपी का कुल अनुपात लगभग 1% के आसपास ही बना हुआ है, जो काफी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। मुख्य रूप से भारत में इन वर्षों में शेयर बाजार में ज्यादा निवेश किया गया है, जो निजी लाभ के दृष्टिकोण से किया जाता है, और इसमें हम $38 बिलियन से अधिक का निवेश देख रहे हैं। इस प्रकार एफडीआई निवेश में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक उत्साहजनक संकेत जरूर है। हालांकि भारत को शेयर बाजार की तुलना में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना होगा, और इसके लिए सरकार को सतत और समावेशी विकास के दृष्टिकोण से ऐसी असमानताओं को कम करने के लिए प्रयासों को करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह केंद्रित है ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल आधार पर हुई बैठक पर। हाल ही में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के द्वारा वर्चुअल आधार पर बैठक की गई, जिसमें पूरी दुनिया में विद्यमान कोरोना वायरस की स्थिति के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। साथ ही साथ ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के द्वारा भारत में विद्यमान कोरोना वायरस की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई है, और भारत को हर संभव सहायता दिए जाने की भी बात कही गई है। ब्रिक्स देशों के द्वारा कोरोना की वैक्सीन और दवाइयों के समतामूलक वितरण को किए जाने पर समर्थन जाहिर किया गया है, और इसके संदर्भ में डब्ल्यूटीओ के तत्वाधान में ट्रिप्स छूट को भी समर्थन दिया गया है। उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स 2021 की शिखर बैठक भी इसी साल होनी है, और इस साल भारत द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी, और इसी साल ब्रिक्स को 15 वर्ष भी पूरे होने जा रहे हैं, जिसके लिए भारत द्वारा बेहतर तैयारियां की जा रही हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से ब्रिक्स द्वारा मुख्य रूप से 2006 और उसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की दिशा को आगे बढ़ाए जाने के लिए कार्यवाही की बात की जाती रही है, और साथ ही साथ उसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ ही वैश्विक आतंकवाद नियंत्रण पर भी बात की गई है, और इसके दृष्टिकोण से ब्रिक्स द्वारा एक आतंकवाद विरोधी रणनीति को भी आगे बढ़ाया गया है, जो ब्रिक्स को और भी ज्यादा प्रासंगिक बना देता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 और 3 में पॉलिटी और आपदा प्रबंधन से है। इसमें बात की गई है आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के संदर्भ में। हाल ही में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 महत्वपूर्ण रूप से चर्चा में आई, जो बाधा आदि के संदर्भ में दंड दिए जाने से संबंधित है। इस धारा के अनुसार यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार आदि के किसी अधिकृत कर्मचारी के कार्य को बिना युक्तियुक्त कारण के बाधित किया जाता है, तो इस प्रकार की बाधा के संदर्भ में दंड की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इस धारा के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि केंद्र अथवा राज्य सरकार आदि द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने से कोई इनकार करता है, तो उसकी दोष सिद्धि होने पर 1 साल की अवधि के लिए सजा या जुर्माना हो सकता है। यदि इस प्रकार की बाधा या निर्देशों का पालन करने से इनकार करने पर जनमाल की हानि होती है या फिर इससे संबंधित खतरा उत्पन्न होता है, तो दोष सिद्धि पर कारावास के संदर्भ में 2 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। इसी प्रकार से किसी अधिकारी द्वारा बिना उचित अनुमति या वैध कारण के अधिनियम के तहत किसी प्रकार की जिम्मेदारी के संदर्भ में विफलता या फिर लापरवाही देखी जाती है, तो वह भी दंडनीय हो जाता है, जो 1 साल अथवा 2 साल तक संभव है। हाल ही में यह तब चर्चा में आया जब प्रधानमंत्री के द्वारा 28 मई को पश्चिम बंगाल के चक्रवात से प्रभावित होने की पृष्ठभूमि में बैठक को लिया गया। हालांकि इसमें पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय द्वारा भाग नहीं लिया गया। उसके बाद से ही अल्पन बंदोपाध्याय और अन्य अधिकारियों को लेकर पश्चिम बंगाल राज्य और केंद्र सरकार के मध्य वाद विवाद देखा जा रहा है, और अब मुख्य सचिव को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत नोटिस थमा दिया गया है, जिसके तहत यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि उन पर इसके अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के चुनावों के बाद से ही पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य विविध प्रकार के विवाद देखे जा रहे हैं, जिसको निवारित किए जाने के संदर्भ में कार्य करने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, महामारी को ध्यान में रखते हुए भारत में बाल श्रम से निपटने की चुनौती पर चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, चीन के जनसांख्यिकीय हस्तक्षेपों के अनपेक्षित सामाजिक और आर्थिक परिणाम हुए हैं। यह भारत के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए। कथन का परीक्षण करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना में आप भूमिका में भारत में बाल श्रम की स्थिति का संक्षेप में परिचय देंगे। फिर आप भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम की भयावहता के संदर्भ में कुछ आंकड़े आदि भी प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आप भारत द्वारा बाल श्रम निवारण में किए गए प्रयासों को बताएंगे और विशेष रूप से कोरोना महामारी के संदर्भ में बाल श्रम की चुनौतियों आदि को स्पष्ट करेंगे। फिर आप इसके निवारण के लिए कुछ उपायों की चर्चा करेंगे और उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप चीन में जनसंख्या नीति के संदर्भ में हालिया उद्घोषणा को संक्षेप में बताएंगे। फिर आप चीन की 1 बच्चा नीति, 2 बच्चा नीति और हाल ही में घोषित 3 बच्चा नीति का विवरण देते हुए इसके संदर्भ में संभावित परिणामों को भी स्पष्ट करेंगे। फिर आप भारत में जनसंख्या नीति और इसके संभावित प्रभावों को उदाहरणों के साथ बताएंगे और अपनी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को प्रस्तुत करते हुए उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।